नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। 2024 के सियासी महामुकाबले का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन तमाम सियासी दल उसकी तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं में तीखी बयानबाजी का दौर चल रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की एक तरह से होड़ लगी हुई है। इस बढ़ती गर्मी में धर्म और सियासत के कॉकटेल ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। वोटर्स की भावनाओं और उनकी उम्मीदों को कैश करने का शॉर्टकट फॉर्मूला सियासी दलों को खूब रास आता है। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी तो इसके मास्टर माने जाते हैं। भले ही उन्हें सीटों के नंबर्स के लिहाज से बड़ी चुनावी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन चुनाव के मैदान में दूसरों का खेल बिगाड़ने में, दूसरों का गणित बिगाड़ने में ओवैसी की पार्टी को महारत हासिल है। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए ओवैसी ने सूबे में जाकर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। वो मुस्लिम कार्ड खेलकर बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का दम भर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में इसकी झलक तब दिखी जब असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के भरोसे राजस्थान की राजनीति में जमीन तलाशने की कोशिश शुरू की। उन्होंने मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कुली तक बता दिया और आरोप लगाया कि देश में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के सिर पर ही थोप दी गई है, जबकि दूसरे लोग सेकुलरिज्म को दफन करने पर तुले हुए हैं। मजहबी काट के सहारे सियासी नैया पार लगाने में जुटे ओवैसी ने मुसलमानों को राजपूतों और जाटों से सबक सीखने की नसीहत दी और कहा कि जाटों और राजपूतों की तरह मुस्लिमों को भी सियासी नुमाइंदगी मजबूत करनी पड़ेगी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर मुसलमानों के शोषण करके चुनावों में जीत हासिल करने के आरोप लगाए और यह दावा किया कि वो शोषण के इन चौधरियों के महल को कमजोर करके ही दम लेंगे। साफ है, उनका यह बयान ना तो कांग्रेस को रास आने वाला है और ना ही बीजेपी को। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सिर पर चुनाव है तो मुस्लिमों पर दाव है। सवाल यह कि ओवैसी का 2024 प्लान और भारत के मुसलमान किस तरफ है मुसलमान? मुस्लिम सेक्युलर कुली है? क्या इस बयान से सियासी खलबली मची है? दर्द मुसलमान, वोट पड़ेंगे किसके नाम? इसके बाद वोट किस तरफ जाएगा? बटेगा, पोलराइज होगा? भाईजान को भय है और 2024 का एजेंडा तय है। इन्हीं तमाम सवालों पर ताल ठोकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक के अपडेट पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। दूसरी बिरादरियों की तरह, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी दूसरी बिरादरियां हैं, उनकी तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आपको सेकुलरिज्म का कूली बना के रख दिया गया कि जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। ये पूरी तरह गलत है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक हैं। बिना सेकुलरिज्म के इस देश की, भारत के संविधान की संकल्पना ही अधूरी। जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए काम करता है, इन चौधरियों को पसंद नहीं आता। नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद करके अपना जो महल तामीर किया, उनको लगता है कि हिल रहा है और हम हिलाएंगे नहीं बल्कि उसको कमजोर करके छोड़ देंगे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे? तो वैसे कह रहे हैं कि कब तक इनके पीछे चलोगे, इनकी गुलामी करोगे? खुद लीडर बनो, खुद आगे बढ़ो, और उनकी जिंदगी का मकसद क्या है वो भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कलीमुल हफीज साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सैफ अली नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और डीके दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब, प्रश्न यह है कि
कांग्रेस से इतनी क्या नाराजगी है आपकी? उनके रूल्ड स्टेट में जाकर आप कह रहे हैं कि इन चौधरियों का जो मजबूत किला है उसको हम कमजोर करेंगे और कमजोर करके इन्हें बताएंगे कि तुमने मुसलमानों के साथ ठीक नहीं किया। देखिए, हम एक सियासी जमात है और लोकतंत्र में सियासी जमात का ये काम होता है कि वो जितने भी दबे कुचले, आइसोलेटेड, पिछड़े, शोषित वर्ग हैं उनकी आवाज़ उठाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की और गरीबों की, दलितों की आवाज़ उठाती है। अब राजस्थान क्या, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो राज किया है वो कांग्रेस ने किया है। और जो आज मुसलमान जब आज़ादी के वक्त जो उनकी हालत थी और जो आज हालत है, यानी 1/10वां हिस्सा वो नीचे चले गए अपने हर एतबार से। विकास का जो भी पैमाने हो सकते हो सब में पिछड़ गए हैं, चाहे उनका तालीम हो, रोजगार हो, उनकी प्रॉपर्टी लैंड होल्डिंग हो या उनका समाजी स्तर हो, सब में वो नीचे गए हैं। तो आप मुझे बताइए, जिसने सबसे ज्यादा रूल किया है हम सबसे ज्यादा उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ठहराएंगे। दूसरी बात, जब चुनाव आएगा तो उस टाइम पे ये तमाम सेकुलर, जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, ये तमाम वोट लेने आ जाती हैं और मुसलमानों से कहती हैं कि भाई तुम्हें इसको, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। लेकिन वो बेचारे अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं मुसलमान, लेकिन वोट भी देते हैं उनको। लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है, जब उनके काम का वक्त आता है, तो ये तमाम पार्टियां उनको छोड़ के अलग खड़ी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी नासिर और जुनैद को, जो कथित गोरक्षक आतंकवादी थे, उन्होंने जिंदा जलाकर मार दिया। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को उन जो प्रताड़ित परिवार था उनसे मिलने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगा, जबकि दूसरे वर्ग के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फौरन 24 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। प्लस मुआवजे को देख लें, पुलिस की कार्रवाई को देख लें, या इससे पहले पहलू खान के साथ हुआ या इससे पहले अफरोजुल के साथ हुआ, सबके साथ इस कांग्रेस सरकार का ढीला रवैया रहा और उनके उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये दर्द है हमारा, हम वो बयान कर रहे हैं। सैफ अली नकवी साहब ये सवाल जो उठा रहे हैं कलीमुल हफीज या असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि आपने सबसे ज्यादा रूल किया, आपने ही सबसे ज्यादा वोट लिए, मुसलमानों ने आपको ही सबसे ज्यादा अपने नेता के रूप में माना, पार्टी के रूप में माना, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, तो बोलना तो पड़ेगा। देखिए, अभी मैं AIMM के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे ताज्जुब होता है कि उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जब राजस्थान का चुनाव सर के ऊपर है और छत्तीसगढ़ का चुनाव सर के ऊपर है, तो फिर से ओवैसी साहब सेक्युलरिज्म का कुली बता रहे हैं। ओवैसी साहब को मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये मुल्क जो है APJ अब्दुल कलाम का मुल्क है, ये मुल्क जो है वीर अब्दुल हमीद का मुल्क है, ये मुल्क जो है वो ब्रिगेडियर उस्मान का मुल्क है। और जहाँ तक सेक्युलरिज्म की बात है, हमारा देश एक खूबसूरत देश है, ये इसमें लोकतंत्र संविधान से चलने वाला मुल्क है। ओवैसी साहब खुद पार्लियामेंट के अंदर कितने मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर स्पीच दिए हैं और कितनी स्पीच दिए हैं, खास तौर से जिनका न तर्क संगत होता है न न्याय संगत होता है। जो काम चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अक़लियतों के लिए किया है, मैं समझता हूँ तारीख पूरे दुनिया में जिस तरीके से मुसलमानों की तालीम के ऊपर मौलाना अब्दुल आजाद साहब ने नींव रखी और कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनाए, इसके ऊपर आप समझता हूँ कि सूरज को रोशनी दिखाने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। और ओवैसी साहब का जो एजेंडा है इसको देश भी जानता है, दुनिया भी जानता है। जो इन्होंने बिहार में करके दिखाया, अभी उनको वही चीज उनको कही गई है कि जाके आप मुल्क भर में करिए ताकि डिवाइसेस ताकतों को, फासिस्ट ताकतों को इसका फायदा मिले। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कलीमुल हफीज जी पहले जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा जी। देखिए सैफ अली नकवी साहब, ये मुल्क अगर मौलाना APJ कलाम साहब का है, मौलाना आजाद का है, तो ये आपका भी है और मेरा भी है। इस मुल्क में हमारे होने पे कोई शक नहीं है। सवाल ये है, इस मुल्क में हम सेकुलरिज्म और लोकतंत्र की इतनी खिदमत करते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आती है? आज राजस्थान का जो माइनॉरिटी का बजट है, आपको मालूम है कितना है? वो तेलंगाना से 15 गुना कम है, जबकि तेलंगाना में आपके राजस्थान से आबादी आधी में नहीं है। सवाल यह है कि कभी आपने गौर किया
कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, वो मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ बन रही है, नहीं बन रही है? कभी आपने अपनी सरकार से सवाल किया? आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे तो सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि अब आप अपनी सरकार से पूछिए, गहलोत जी से पूछिए कि आखिर मुसलमानों के साथ ये आप सौतेला और दोहरा बर्ताव क्यों करते हैं? ठीक, एक जवाब नकवी साहब, इसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। जी देखिए, एआईएमएम जिस तरीके से सवाल पूछना चाहता है कांग्रेस से, इनकी मजाल नहीं है कि ये कभी भी बीजेपी से पूछ पाए। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि आजाद भारत के अंदर अगर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज बना था ओपनली, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्टी सेक्टोरियल प्लान अगर बना था तो वो माइनॉरिटी इलाकों में बना था। आज हमारी उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, अगर एजुकेशन के ऊपर जो काम मौलाना आजाद ने शुरू किया था, उसको मनमोहन सिंह की सरकार ने, डॉक्टर अर्जुन सिंह साहब ने बखूबी निभाया। इसीलिए आपकी सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई और सच्चर कमेटी ने आपको बता दिया कि मुसलमान दलितों से दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास वापस आऊंगा और दोनों को बराबर समय दूंगा मैं। लेकिन इससे पहले मैं जफर इस्लाम को चर्चा में लाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ है। जफर इस्लाम साहब, क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अब राजस्थान में जाकर भी वही काम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने किया? देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे और भी दीगर पार्टी जिसके जो स्पोक्स पर्सन यहाँ पर है, सब पार्टी का इतिहास उठा के देख लिए। इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समाज को अपने उसके वोटों के जागीरदार बन के बार बार अपने आप को पेश किया है कि मुस्लिम समाज के वोट के हम जागीरदार हैं, मुस्लिम समाज हम ही को वोट देगी, हम ही को जिताएगी। और हुआ क्या कि मुस्लिम समाज का कभी भला नहीं किया। वोट तो ले लिया इन लोगों ने, मुस्लिम समाज को गुमराह किया और उनसे वोट छीन लिया, लेकिन वो उनके लिए उनके बेहतरी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए उनका कोई अफर्मेटिव एक्शन कभी नहीं किया उनके लिए। आज हम आपको एक मिसाल देते हैं। हमारी पार्टी कभी किसी एक समाज और एक वर्ग के बारे में नहीं बात करती है। हमारी पार्टी बराबर देशवासियों के लिए, और आप देखिए जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी या देश के हमारे पार्टी के कोई भी बड़ा लीडर अगर बात करता है या हमारी पॉलिसी के बारे में रखता है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पूरे देश की जनता का एक समान हम नाम लेते हैं। और उसको अगर टेस्ट करना है उस चीज़ को, तो वेलफेयर स्कीम को जाकर देख लीजिए। वेलफेयर स्कीम में हमारे देश की आबादी, मुस्लिम आबादी 15-16% हो सकती है, लेकिन आप देखिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं देश की जहां पर मिनिमम 18-20%, और कई शहर में जाइए तो जहां पर जैसे मुरादाबाद जैसे शहर वैसे और इस तरह के जहां पर मुस्लिम तादाद ज्यादा है, वहां तो एक स्कीम का 65% बेनिफिशियरी हुए। तो उससे क्या समझ में आता है? हम तो ये देखते हैं कि जो लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये सवाल भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि एक मिनट, नहीं, वेलफेयर स्कीम में आप गिना रहे हैं कि परसेंटेज है, मैं एक बात खत्म जितने लाभार्थी हैं वो उसमें आप कह रहे हैं धर्म, जाति और ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन सियासी मजबूती के तौर पर क्या बीजेपी के अंदर मुसलमान अपने भविष्य को देख सकते हैं? क्या सियासी तौर पर मजबूत करना आप जरूरी नहीं समझते नुमाइंदगी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में? बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए, लेकिन एक खास बात है कि आप देखिए जिस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हुए हैं उनको समाज में उस समाज का सपोर्ट जरूर प्राप्त है। आदमी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट उसी को देती है जो जीत सकता हो, अपने लोगों के बीच में जाके जीत सकता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भाजपा ने कभी वोट दिया? वोट की तकसीम जो है वो दिखता है सामने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का सपोर्ट मिला है। बूथ का बूथ उठा के देखते हैं, जीरो होता है। तो मुस्लिम कैंडिडेट को अगर हमने खड़ा भी कर दिया तो, और इतिहास में खड़ा किया है, तो उनको वोट नहीं मिलता है जी। तो इसलिए जरूरी है कि मुस्लिम समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनके वोटों के लुटेरे हैं, उनके आगे, उनकी मुस्तकबिल के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में कभी सोचा नहीं। इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये समझ पाया आपकी बात से कि जब उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर बीजेपी के खाते में वोट अच्छे खासे निकलने लगेंगे तो फिर कैंडिडेट भी मुस्लिम आने लगेंगे।
जाहिर आएगा। लेकिन जहां गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, आप देखिए फेयरनेस, हम जो बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नेंस मॉडल का कि फेयरनेस होना चाहिए, वो फेयरनेस है। हम अपने वो जितने स्कीम है उसमें फेयरनेस है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं आऊंगा इस्लाम साहब आपके पास, एक टिप्पणी सबकी हो जाए, फिर डिबेट को मैं ओपन करूंगा। अनुराग भदौरिया जी, आप किस तरह देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस रिमार्क को कि एक तरह से सेकुलरिज्म का कुली बनाकर आपने मुसलमानों को छोड़ दिया, सब कुछ उनकी पीठ पर लाद दिया कि सब कुछ वही ढोएं? देखिए, वो क्या कहते हैं इस बात से कोई चिंता नहीं करता ना, हिंदुस्तान उनकी बात को इतना गंभीरता से लेता है। सवाल ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है भारतीयता। जो भारतीय है वो सेकुलर है, क्योंकि यहाँ पे सभी जाति धर्मों का सम्मान है। हमारे यहाँ तो राजनीति किस पे होनी चाहिए? राजनीति तो विकास पे होनी चाहिए ना। और जो विकास, जब हिंदुस्तान के विकास की बात होगी, भारत के विकास की बात होगी, तो सभी जाति धर्मों के विकास की बात अपने आप हो जाएगी। तो हम उसकी उस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप तो जातिगत जनगणना पे फोकस कर रहे हैं, आपकी पार्टी भाई विकास, अगर भारत के विकास पे बात होती, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं पैमाने याद दिला रहा हूं, बस आप वही विकास की देखिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार सरकारें उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की भी रही है, राजनाथ सिंह जी की भी रही है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सरकार में आए तो ये एक्सप्रेसवे का कल्चर किसने डेवलप किया? समाजवादियों ने। उन्होंने ये कल्चर डेवलप किया ना कि एक्सप्रेसवे होना चाहिए। नहीं, आपसे पहले किस तरह का होना चाहिए? पहले मायावती जी ने भी एक एक्सप्रेसवे बनाया था, जिसका फीता जरूर अखिलेश जी ने काटा था, मुझे याद है। तो आगे आने दीजिए, आगे आप मैंने कैसा एक्सप्रेसवे होना चाहिए वो चल के आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे कैसा होना चाहिए, उसके अगल बगल में कितनी जगह होनी चाहिए, एक कल्चर जिसको बोलते हैं, उसके अगल बगल किस तरह के रेस्टोरेंट होने चाहिए, या उसके अगल बगल में मंडियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मेट्रो का कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर में किसने डेवलप किया? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इसके पहले भी सरकारें रही हैं। यहाँ पे किसने जेने स्मिथ पार्क जैसा इतना बड़ा पार्क बनाया, या लोहिया पार्क जैसा पार्क बनाया, या स्टेडियम बनाने का कल्चर किसने डेवलप किया? तो हम समाजवादी लोग हमेशा समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, और समाज में सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी धर्म और सभी जात के लोग आते हैं। तो जब समाज को आगे ले जाने की बात करेगा कोई भी, तो समझो हिंदुस्तान की बात कर रहा है वो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो भारत है उसका मतलब ही सेकुलर होता है। जब भारत को आगे ले जाने की बात करोगे तो इसके मतलब आप भारत के सम्मान की बात कर रहे हो। और भारत में किसी भी तरह का, जब कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर में डिवाइड एंड रूल की बात करेगा, जब वो विकास की राजनीति नहीं कर रहा है, विकास के बारे में नहीं बात हो रही है, चाहे कोई भी दल हो, अगर विकास की राजनीति नहीं कर रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती नहीं है, ना विकास के बारे में बात करेगी। उसको जो मुद्दे सूट करते हैं उसके हिसाब से वो चर्चा भी करते हैं, उसके हिसाब से बात भी करते हैं, जो मुद्दे उनको बीजेपी की रणनीति पे तो बात ही नहीं हो रही। बीजेपी की रणनीति तो बाद में आएगी। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात उठाकर कि इस वर्ग को जो है सियासी प्रतिनिधित्व कम हो गया, सुनिए तो, अगर इस वर्ग को सियासी प्रतिनिधित्व कम हो गया, आप लोग वोट लेना जानते हैं, टिकट लेना नहीं जानते, क्या ये भारत की बात करना नहीं हुआ? अनुराग भदौरिया, देश में सुनिए, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जी, और अपोजिशन के नाते हम तो सरकार से कहेंगे ना, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। कौन क्या कहता है उसके बारे में सरकार कहां, उसको विपक्ष के ऊपर जो सरकार का, जिस विपक्ष जो कहता है वो सरकार सुनती कब है जी? कितनी बार विपक्ष की बात सुनी गई सरकार में, बताइए आप हमें। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो क्या विपक्ष की बात सुनी गई थी? क्या विपक्ष ने तो कहा था ये बिल मत बनाइए। 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? बाद में आपने बिल भी वापस किया। तो विपक्ष की बात अगर पहले ही मान लिया करें हमेशा, तो देश के अंदर देश एक उन्नति के रास्ते पे चला जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बात मान के चलिए, सत्ता पक्ष को भी इसी देश की जनता ने चुना और विपक्ष को भी इसी देश की जनता ने चुना। तो जब जनता हर राज्य में सत्ता पक्ष अलग अलग है। मेरी बात पूरी हो जाने नहीं, आपकी बात मैंने समझ ली, लेकिन हम जब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वहां पे शासन कांग्रेस का है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अरे मैं कह रहा हूं किसी का भी शासन हो, सत्ता पक्ष को जो चुनता है वो विपक्ष को भी उसी देश की जनता चुनती है। अगर विपक्ष का अपमान मतलब जनता का अपमान, विपक्ष की बात नहीं मतलब जनता की बात नहीं मान रहे आप, तो विपक्ष तो जनता की बात उठाता है ना। हम तो जनता की बात लेके जाते हैं सरकार के पास कि जनता ये चाहती है, क्योंकि विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष का फिर क्या काम है? विपक्ष का काम यही है कि सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता के गलत चीजों को टोकना। सत्ता को भी तो उसके उस विपक्ष का सम्मान करना चाहिए ना, बजाय विपक्ष के सम्मान करने के लिए थोड़े कि अपने धुन में चलते रहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को भागीदार नहीं मानते, या उनकी बात का भी सम्मान होना चाहिए? देखिए, मैंने क्या बोला, यहां पे जरूरत किस बात की है? जनता के मुद्दों की, जनता के बात की। जनता की बात कौन उठा रहा है?
जनता की बात कहां हो रही है? जनता के मुद्दों पे कौन तो जनता है कि वो आपकी जनता के बाहर है। सुनिए, कौन महंगाई पे चर्चा हो रही है? सियासी प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं, अरे वो क्या कह रहे हैं? मेरी बात क्या, ऐसे तो सब लोग सब कुछ कह रहे हैं जी भाई। वो क्या कहते हैं नहीं कहते, बस उन्हीं से पूछो भाई। उसके बारे में आप उनसे ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है, वो हमसे ना पूछो। कौन क्या कहता है, हम कहते हैं हमारी बात पे चर्चा कर लीजिए ना। आपको इतना इंपॉर्टेंट अगर वो लग रहा है तो मैं नहीं लग रहा हूं। क्या अनुराग भदौरिया भी इस देश का नागरिक है? बिल्कुल लग रहा है। हम कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लीजिए। और कौन कर रहा है? चलिए, आप अगर देश के नागरिक के आप नहीं अगर मेरी बात नहीं मानते तो हम कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों की इनकम यहाँ पे दुगनी होने वाली थी, बेरोजगारी यहाँ पे बुरी तरह से, किस तरह से रुपया पतला होता चला जा रहा है। चलिए चर्चा कीजिए। अनुराग भदौरिया भी तो कह रहा है, अनुराग भदौरिया के नाम पे भी कभी चर्चा कर लीजिए। ये क्या बात हुई कि आप किसी के नाम पे करेंगे, किसी के नाम पे नहीं करेंगे? हमारा भी तो उतना ही हक है हिंदुस्तान के अंदर में। वो थे कि वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना पे बहस हो जाए, रामचरितमानस की चौपाइयां हटाने पे बहस हो जाए। मैं तो अनुराग जी की रोज यही बात सुनता हूं, कहते हैं मेरे, और रोज देश की जनता भी सुनती होगी रिवाइंड कर करके। मेरे नेता भी यही कहते हैं जी, मेरे नेता भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार, देश की अर्थव्यवस्था, इसमें चर्चा होना। ठीक है, डीके दुबे साहब की एक टिप्पणी में इसमें शामिल करता हूं, फिर डिबेट को ओपन करूंगा। कलीमुल हफीज बहुत सारे सवाल उनकी तरफ आए, उस पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है बीजेपी को, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होगी। डीके दुबे बोलेंगे वो मुद्दा सूट नहीं कर रहा है। डीके दुबे जी, क्या हाशिए पर डाला गया जानबूझकर मुसलमानों को, और जो राजनीतिक दल वोट लेते रहे उनको अब ये बोल दीजिए तो उन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है? क्योंकि वोट तो जब लेने होते हैं तो सारे लोग याद आते हैं, नहीं लेने होते हैं तो फिर याद भी नहीं आती कि आप कौन 18-20% है। मेरा मानना यह है कि जिन्होंने वोट लिया उन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी। उसके बाद भी अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये कि पाकिस्तान निर्माण के बाद भी 90 सदस्यों में से 60 पाकिस्तान गए, 30 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए। ये पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था विभाजन के बाद भी? आप मौलाना आजाद को बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पहला शिक्षा मंत्री बनाए, या पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था? आपने जाकिर हुसैन, उनके 5 भाई पाकिस्तान चले गए थे, एक कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना, उसने हमला कर दिया, एक ज्वाइंट स्टाफ बना, उसने हमला कर दिया, उस जाकिर हुसैन को भारत का राष्ट्रपति बनाया तो पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था? पाकिस्तान निर्माण के बाद भी वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, आधा हिंदुस्तान वक्फ के नाम लिख दिया गया, पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था? जिन्होंने वोट लिया उन्होंने पराकाष्ठा कर दी, इसमें कोई शक नहीं। अब उसके बाद भी अगर प्रश्न ये किया जाए कि माइनॉरिटी का बजट कितना है, तो जब आप एक बात कह रहे हैं कि भारत सेकुलर है और भारत में सब नागरिक बराबर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए मेरे लिए अलग बजट क्यों नहीं है? क्यों अलग मुसलमानों के लिए बजट होना चाहिए? ऐसा कौन सा सुरखाक का पर लगा है, ऐसा कौन सी समस्या है जो मुसलमानों के लिए अलग से बजट होना चाहिए? और मुसलमानों की दुर्दशा का कारण क्या सरकार है? मुसलमानों की दुर्दशा का कारण जो भी है वो ये है कि आप इतने बच्चे पैदा करते हैं, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? जाहिर सी बात है आप एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है उनको फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? उनके विकास का मॉडल तो आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने तो खूब काम किया, ये जिम्मेदारी उनकी अपनी थी और उन्होंने नहीं उठाई। मैं इस बात एग्जैक्टली बात मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि मुझे बता दीजिए कि पार्टीशन के बाद भी ये पराकाष्ठा की आवश्यकता क्या थी? आपने 4-5 पॉइंट किए हैं, रेस किए हैं। मैं चलता हूं वापस कलीमुल हफीज साहब के पास। कलीमुल हफीज साहब, क्यों अलग से बजट चाहिए? सभी देश के नागरिक हैं, एक तरह के लोग हैं, एक जैसे हैं। आप कह रहे हैं कि बजट बताइए राजस्थान का क्यों ज्यादा है, क्यों कम है? देखिए, जैसे डीके दुबे साहब जो बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल आरएसएस का वो झूठा प्रचार है जो उसको वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं अब आता हूं, अगर देश में एससी और एसटी तबका पिछड़ा हुआ था, हर तरीके से दबा कुचला था, तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन बना, अलग से उसके लिए बजट बना। और इस सरकार ने इस बार भी 6.4% जीडीपी का उनके लिए बजट एलोकेट किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पुराना बजट चला आ रहा था 5,000 करोड़ का, उसमें 40% कटौती करके उसे 3,000 करोड़ कर दिया गया। वो भी किसके लिए? जो गरीब मुस्लिम बच्चे जो अनपढ़ रह गए थे उनके पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप थी वो भी काट ली। जो बच्चियां किसी तरीके से 10th और 12th करके अपने हायर एजुकेशन के लिए जाती थी और जो मौलाना आजाद एजुकेशन जो लेती थी, वो भी स्कॉलरशिप सरकार ने काट दी।
और इस सरकार की जो जुल्म की इंतहा देखिए, इसके जंबो मंत्रिमंडल यानी 75 में से एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। नाम के लिए ही पहले 2 इन्होंने रख रखे थे, उसे भी हटा दिया। एक भी इनके 58 मंत्रालयों में से 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी क्लास A+ का मुस्लिम ऑफिसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ऑफिसर नहीं है, इस सरकार ने जानबूझ के उन्हें पॉलिसी से अलग कर दिया। तो ये वो सरकार जिसके जफर इकबाल साहब बात कर रहे हैं, ये सरकार तो बाकायदा दिखना चाहती है कि हम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए, जब ये उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला सकती है, तो ये मोनू मानेसर या जो जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने वालों के घर अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चलाया सरकार? आखिर वो हरियाणा में तो बीजेपी सरकार है ना। अब आता हूं मैं, कहता है कि अब आता हूं मैं आपके बीच में, मुझे बोलने दीजिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, सुनिए ना। आपकी ये हकीकत है, आपने जो प्रजातंत्र का जनाजा निकाला है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ख्याल गरीबों का रखा जाता है, दबे कुचलों का रखा जाता है, अल्पसंख्यकों का रखा जाता है। आपने उनको बिल्कुल अलग कर दिया, लाइन में भी नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि आपकी वाहवाही हो, आपकी पोल खुलेगी और हम खोलेंगे। और हमारे नेता में ये दम है कि वो आपकी आंख में आंख डाल के अपनी बात कह सकते हैं और आपकी कमजोरी और आपकी जो जुल्म है उसको बता सकते हैं। जवाब भी ले लीजिए जफर इस्लाम जी, बोलिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस समाज से वो वोट के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उस समाज में भी अपना ये जो दबदबा होता होगा कभी, वो भी खत्म हो चुका है आज। इसीलिए जिस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी को मुस्लिम इलाके में बिल्कुल हटा दिया गया एक तरह से, इसलिए कि इनकी बात का विश्वास नहीं। ये सिर्फ चाहते हैं कि लोगों को, समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को बहकाने, गुमराह करके उनको उत्तेजित करना चाहते हैं और उनका सिर्फ एक मकसद है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। अब लोगों को समझ में आ गया है, इसलिए इनको कोई गले नहीं लगाते हैं। आप देख ले, रिजल्ट बताता है कि इनसे सब दूर जाना चाहते हैं। उसकी वजह है कि देश हित में नहीं, सिर्फ अपने पार्टी के हित में समाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, खासकर मुस्लिम समाज को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप जरा सा सच्चर कमेटी का भी कर लीजिए। सच्चर कमेटी क्या थी, और आज जरा देखिए जो इस फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में आज कैसे तब्दीलियां आ रही है और किस तरह से मुस्लिम समाज जो है पहले एकदम दबा कुचला था। आपको उसी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे दबा कुचला जो है समाज का वर्ग मुस्लिम था, अब धीरे धीरे उत्थान हो रहा है उसका। इसलिए कि वेलफेयर स्कीम जो है वो सबके लिए बिना भेदभाव के हम दे रहे हैं, चाहे वो किसी का हो। अब जहां तक बार बार आप रिपीट कर रहे हैं कि इस समाज के लिए कि इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, मैं तो आपसे इतना कहूंगा, कह दीजिए, यही बात कह दीजिए सारे मुस्लिम समाज को कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। हर मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट दें। वोट नहीं देंगे तो आप बजट कम कर देंगे, बाकी लोग देखते हैं आप जफर इस्लाम साहब। नहीं, अगर वोट नहीं मिलेगा तो आप 40% उनके बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। अरे सर आपने की है, सही में ये तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा सर। अरे सुनिए तो जी, अरे मैं मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। मैं मैं आपसे नहीं करने आया हूँ। मैं इसलिए आपकी बात जब पूरी सुना, बीच में मैं भी रोक सकता था आपको, मैं कोई टोक नहीं रहा आपको। आपका वक्त आएगा, आप बोल दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये मुस्लिम समाज समझ जाए, जो हम जिस समाज से आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी आते हो, कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बंधक नहीं, अपने वोट को की ताकत समझे, सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो भी उनके लिए काम करता हो उसको काम करने के हिसाब से वोट दे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं तो ये कहता हूं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, AIMM हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी को बार बार मौका देके आपका उत्थान अपने आप ही हो जाएगा। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपको तो मलाई खाना है ना, इसलिए मलाई खाने के लिए आप एक मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई आप साथ आइए, आप कहिए कि सभी इस डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम कहते हैं कि नहीं मुस्लिम समाज को नहीं देना चाहिए, हम कहते हैं सब आइए, जुड़िए हमारे साथ, हम सबका उत्थान करने के लिए तैयार हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप जो कह रहे गुमराह करने। हमने तो अभी हज में देखे GST कम कर दिया, आपने देखा कि नहीं? आप तो तेलंगाना में आप देखिए, आपके ओवैसी साहब के भाई क्या क्या किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह का उनका। इस बार वो खुद हार जाएंगे हैदराबाद में, आपको बता देता हूं। हैदराबाद की हालात ऐसी है कि मुस्लिम समाज भी उनसे अब नफरत करने लगा है। उनकी जो तौर तरीके से मुस्लिम समाज भी उनसे नफरत करने लगा, इसलिए कि मुस्लिम समाज को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतने सेल्फिश और इस्तेमाल करने वाले नेताओं को
समाज समझती है, आप ऐसा मत समझिए मुस्लिम समाज बेवकूफ है। जी जी, वो समझ रही है कि आप किस पर्पज से आप इस तरह के ज़बान बोल रहे हैं और आपका असली चेहरा क्या है वो भी सब समझते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए, हम मेरा सिर्फ बीजेपी से ये कहना है कि अगर मुस्लिम समाज आपको वोट नहीं देता तो आप उनके घर बिना प्रक्रिया का पालन करे उनके घर बुलडोज कर देंगे, उनके जो गरीब बच्चों के नाम की जो स्कॉलरशिप थी उसको खत्म कर देंगे। अब सुन लीजिए, आप जफर इस्लाम साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आप सुन लीजिए ना, ये आपकी हकीकत है। तो क्या आप अपने लोकतंत्र का जो परंपरा थी कि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मंत्रालय में आज एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं रखेंगे? आखिर दो नाम के ही थे, नकवी साहब थे और वो सैयद साहब थे, उनको भी आपने हटा दिया। आखिर ऐसी क्या नफरत है? सवाल ये है कि आप जब इस सरकार जो चुनी है, भारत की जनता ने आपको चुना है, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबकी सरकार है, वो खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर आप मुस्लिम्स के साथ ये धोखेबाजी करोगे तो ये गलत हो जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा कि सच्चर कमेटी से आप कंपेयर कर लीजिए, जो सच्चर कमेटी के दौर में हाल था उससे और बदतर हुआ, उसके ऊपर जुड़ गई मॉब लिंचिंग, घर पे बुलडोजर चलना और जिंदा जला देना गौ तस्करी के नाम पर। मैं आ रहा हूं जफर इस्लाम साहब और कलीमुल हफीज साहब, आप तो दावा करते हैं ना कि ओवैसी साहब आए हित की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद से असदुद्दीन ओवैसी जब से मुखर हुए हैं, देश की जनता ने सुनना शुरू किया, कितना बेहतर हो गए, आप ही खुद ही बता रहे हैं। देखिए, मैं माहौल अगर खराब हो रहा है तो फिर क्या फायदा आपकी ऐसी राजनीति करने? आप मुझे बताइए, आप खुद ही बता रहे माहौल खराब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया, अगर हम भी नहीं जाते तो ये मुद्दा नहीं बनता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि राजस्थान सरकार उसको दबा देती। हम गए वहां पे, ओवैसी साहब वहां गए, उन्होंने प्रेस से कहा कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है। गए जब मीडिया रिपोर्ट हो चुका था, तो एग्जैक्टली ओवैसी साहब तब गए। मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, दो व्यक्ति कहीं भी जिंदा जलाए जाएंगे, मुद्दा बनेगा। मैंने आपकी बात, हिंदू मुस्लिम उसमें क्यों आप जोड़ते हैं? नहीं, उससे पहले अनस जख्मी हालत में था और उसने बाकायदा वीडियो पे कहा कि मुझे जो है इसने इस फला शख्स ने मारा है और उसके बाद वो मर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो जब जुनैद और नासिर का मुद्दा बड़ा बना और असद साहब वहां गए और उन्होंने कहा, और देखिए लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी एक समाज में जुल्म हो रहा है तो कोई तो कहे ना। सैफ अली नकवी साहब को लेकर आना चाहता हूं। सैफ अली नकवी साहब, ये तर्क है कि मुद्दे तभी बनते हैं जब असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, उनके लिए, मुस्लिमों के लिए कोई आवाज उठाने तक नहीं आता है। देखिए, AIMM के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता की नूरा कुश्ती देखकर इस बात का एहसास हो गया कि दोनों की बातों में मैं समझता हूँ तर्क और तर्क में बहुत फर्क है। अभी AIMM के प्रवक्ता बात कर रहे थे मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की, इसको बनाने वाले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और इसको चलाने वाले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जिक्र AIMM के प्रवक्ता नहीं करेंगे, ना ओवैसी साहब करेंगे। दूसरा, जफर इस्लाम साहब जैसे बात कर रहे थे सबका साथ सबका विकास की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नीतिगत कुशासन भाजपा अल्पसंख्यकों के साथ में कर रही है वो जग जाए, चाहे वो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो भाजपा नेपथ्य के पीछे जो कोताहल मचाती है और सामने कुछ परोसती है, ये सालाना आंकड़े जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ आए हैं उसमें ये साफ पेश आ रहा है। कभी भाजपा कहती है कागज दिखाओ, कभी बात करती है कि 80-20 की बात करती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर देश को और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर कोई वफादार रहा है और कोई आगे लेके गया है सेक्युलर वैल्यूज को, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और जो वायुमंडल जिस तरीके का पूरे मुल्क में इस वक्त फैल रहा है, उसमें आग में तेल डालने का काम AIMM करना चाहती है ताकि उनके जो मित्रगण है वो जिसकी बी टीम है उसको उसका फायदा हो। ये अब जग जाहिर हो चुका है। ओवैसी साहब की कीर्ति साथ मुस्लिम इलाकों में जिस तरीके से उनका वो आते हैं और आने के बाद में उनका वोट शेयर गिरता जा रहा है, वो जग जाहिर हो गया है हर जगह पे। इसकी कपोर कल्पना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो वो चाहते हैं, जो वो दिव्य स्वप्न देखना चाहते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम भाई को आपस में बिरादरियों को बांट के वो राज करेंगे, वो हो नहीं पाएगा। हिंदुस्तान समझ चुका है। भारत जोड़ो यात्रा ने इसके ऊपर एक तरीके से विराम लगा दिया है। आने वाला लोकसभा चुनाव
इसमें आप खुद देखेंगे कि जो AIMM ठीक, जफर इस्लाम जवाब दे रहा है आपकी बात का, फिर कुश्ती है ये बंद होनी। जफर इस्लाम जी बोलिए। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा था कि फिर से वही भाषा कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता, वही AIM वाले प्रवक्ता, यही तो दिक्कत है। मैंने कितना खुल के कहा मुस्लिम समाज का हो कि भाई आप किसी की जागीरदार मत बनो, आप किसी का वोट बैंक मत बनो, आप किसी के पॉलिटिकल एम्बिशन का मोहरा मत बनो। आप अपने फायदे को देख के, देश के हित में और अपने कम्युनिटी के हित में सोच के जो पार्टी, हर पार्टी को एक नजरिए से देखो। और उसके बाद आप, इसलिए कि इतिहास बताता है कि सब पार्टियों ने आपका इस्तेमाल किया, फिर भी आप इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हो। भाई सबको देखो यकसा तौर से, और आप जिस पार्टी ने आपके लिए सपोर्ट किया उसके साथ जाओ। जो कभी कोई हर आदमी अपने इंडिविजुअल वोट की कीमत समझ के दे कम्युनिटी का, तो शायद ये नौबत जो आज मुस्लिम समाज की है वो नहीं होगी। मुस्लिम समाज के क्या प्रॉब्लम क्या है कि समाज के में अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके लीडर जो है सिर्फ वर्गलाने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले। कांग्रेस में देखिए ना, सालों साल मुस्लिम दलित को अपने फायदे में के लिए इस्तेमाल किया और उनका कोई उत्थान ही नहीं हुआ। आज देखिए, दलित भी बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, ओबीसी भी बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, उनका उत्थान भी हो रहा है। और मुस्लिम समाज से भी यही अपील करता हूं कि सब पार्टियों के साथ आप जैसे रिश्ता रखा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रखिए। आपको जो अच्छा लगे उसको दीजिए, लेकिन एक पार्टी को हराने के लिए जो आप लोग खड़े होते हैं, उससे किसका नुकसान? आपका नुकसान है। ये समझते नहीं। ये आप बाद में आते हैं कांग्रेस पार्टी के, अरे कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा क्या करेगा भाई? उनकी जिंदगी को आपने कभी जोड़ा ही नहीं है। आज आप जोड़ने के लिए, अपनी पार्टी टूटी हुई है, टूटी हुई पार्टी को जोड़ने के लिए आप निकले हैं, लेकिन आपको उसको भी जोड़ नहीं पाए। आपके अपने ही लोग जो बड़े बड़े लीडर आपके लीडरशिप को मानते नहीं। मैं तो सिर्फ इतना अपील करता हूं कि देखिए, ऐसी पार्टियां जैसे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, RJD हो, AIM हो, ये सब पार्टियों से परहेज करना चाहिए। आप अनुराग भदौरिया इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपने सपा का भी नाम लिया, आपका ही उत्थान होगा। अनुराग भदौरिया जी, चलिए सभी पार्टी का है जो पार्टी काम समाज का। अब देखिए, मैं एक और लास्ट बात इस्तेमाल कर देता हूँ, फिर उसके बाद अनुराग भाई आप बोल दीजिएगा, मैं रोकूंगा नहीं। 10 सेकंड और ले लीजिए। 10 सेकंड जी, इतना बस 10 सेकंड। अनुराग भाई फिर आप बोल दीजिएगा, मैं टोकूंगा नहीं बीच में। जी जी, देखिए, अभी सपा का नाम इसलिए लिया कि अब कई मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि सपा की लीडरशिप में पहले कभी जब इलेक्शन रैली हो या इसमें, उसकी मेजबानी का मौका जो है मुस्लिम समाज के लोगों को देते थे। अब ये हालत हो गई है कि वो दिखना नहीं चाहते अखिलेश यादव कि मुस्लिम समाज के किसी के लोग के साथ कि उनका वोट नहीं ऐसे नहीं कट जाए। इस तरह से आपको ट्रीट करेंगे। मैं तो खुला खड़ा होता है सबके सामने भाई। अच्छा, हमें कोई डर, मेरी पार्टी ने कभी नहीं कहा, जोड़ने के लिए कहा। ये थोड़ी कहा जवाब ले लीजिए जफर साहब। 30 सेकंड में भी नहीं बात पूरी कर पा रहे। ठीक है, अनुराग जी बोलिए। देखिए जफर साहब, अगर इतनी चिंता अगर आप जनता की करते जिसने आपको वोट दिया है, तो शायद आज यहाँ बेरोजगारी दर 8 के ऊपर नहीं होती। इतनी चिंता आप कर लेते तो शहरों की बेरोजगारी दर 10 के ऊपर नहीं होती और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5 के ऊपर नहीं होती। इतनी चिंता तो आप कर लेते उनकी कि महंगाई दर भी 7 के ऊपर ना निकलती। जनता की चिंता क्यों नहीं है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जनता से आपको लगाव नहीं है? हिंदुस्तान की जनता से कोई लगाव नहीं आएगा तो बताऊंगा। जिस तरह की बातें चौड़े हो कि आप हमें ज्ञान दे रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो जनता का, हमें ज्ञान दे रहे हो जाति धर्म का, ये ज्ञान अपने ऊपर अप्लाई कर लो, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अप्लाई कर लो तो शायद हिंदुस्तान का भला कर सकते थे आप। लेकिन आपको उससे फुर्सत कहां है? आपको हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से। आपको मतलब है सत्ता से। सत्ता कैसे आएगी? उसके लिए हमें क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? नफरत की राजनीति करेंगे तो जल्दी मिल जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे खाली बोलना है। और अगर रोजगार देना है, महंगाई कम करनी है तो काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करेंगे? काम तो आप कर नहीं सकते क्योंकि काम करना ही नहीं है आपको। कमाल के लोग हैं भाई, आप डिवाइड एंड रूल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। मतलब आपस में लड़ाओ, हम क्या करते नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने आपको वोट नहीं दिया और ना मुझे पूरा विश्वास है दूसरी पार्टी ने आपको वोट दिया होगा, लेकिन आपको चिंता उनकी बहुत है। और जिन्होंने जनता ने जिन्होंने वोट दिया उनकी कोई चिंता नहीं है भैया।
उनके बारे में कब चिंता करोगे? हमें ही बता दो, मैं भी सुनना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते सब आपने कहता है लोग एक दूसरे से जुड़ के रहते, अभी तो कह रहे थे लोग एक दूसरे से जुड़ते, तो आप रोजगारी खत्म कर, यहाँ रोजगार दे दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए जी। देखो कैसे भाईचारा आता है, और आप ये नफरत की राजनीति बंद कर दीजिए, इस पे रोटी सेकना बंद कर दीजिए। देखिए आप हिंदुस्तान कितना प्यारा है, कमाल है। मेरी चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों से बधाई कि आपको समाजवादी की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। बधाई आपको, बहुत बधाई। क्यों खड़े होकर बधाई दे दूं आपको? हमारी इतनी चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। कमाल की बात है भाई, आप फ्रेम से बाहर, कमाल की बात है भाई। क्या आप फ्रेम से बाहर हैं? जवाब हमारी चिंता है, जनता की चिंता। मैं जवाब देता हूँ, जवाब दीजिए। देखिए आज कोई ताली बजाने वाला इनके लिए बचा नहीं, तो आज खुद से ताली बजानी पड़ रही है। ऐसी हैसियत हो गई है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, जहां से उखाड़ के फेंक दिया है लोगों ने। अरे जनता ही ने तो उखाड़ के फेंका है। जवाब लीजिए। देखिए नहीं, अच्छी जनता ही, अरे चुप, अब अनुराग भदौरिया आवाज होना चाहिए। अब जवाब मैं जरा बता देता हूँ। मोटा देखना चाहते थे अनुराग भदौरिया। अभी क्या परेशानी हो रही है ना, जनता की बात करने लगे तो जनता ने परेशान हो गए। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ही ने उखाड़ के फेंक दिया आपको आपकी हैसियत आपके जमीन पे खड़ा कर दिया। कहाँ हो गए जो आप उत्तर प्रदेश में राज करते थे? आज आप जो है बेरोजगार हो गए, हमने आपको बेरोजगार कर दिया आपने। अरे भाई आज वहां की जनता ने आपको समझ लिया, आपकी बातें समझ ली, और आज आपको किस हालत में खड़ा किया वो देख लीजिए। गरीबी तो हम दूर कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी गुर्बत को दूर कर, हमने नोटबंदी में दूर कर दिया। आप नोटबंदी के बाद गरीबों की गरीबत दूर हो गई और आप गरीब हो गए, ये मानता हूं मैं। हमारे नोटबंदी के डिसीजन ने आपको गरीब कर दिया, इसलिए कि जितना काला धन, माल और मलाई खा के बैठे थे आप लोग, वो सारे मलाई को जो है गरीबों में बांट दिया। राशन दे रहे हैं, पूरे साल भर राशन दे रहे हैं। क्यों? गरीबों का पैसा गरीबों में देंगे। आप क्या कर रहे थे? घर बना रहे थे, माल बना रहे थे, और परिवार को आगे बढ़ रहे थे। अब देश की जनता आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, और आप जैसे लोग पीछे रहो, आप लाइन में खड़े रहोगे, आप नहीं भी आगे बढ़ पाओगे। आप उत्तर प्रदेश में आपका विनाश हो चुका है और विनाश ही रहेगा। आप नहीं आ पाओगे। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि इसके आगे जनता को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं ये कोशिश करता हूँ आपकी बात उठाने के लिए मंच अगर दूं तो जनता को समझ में आता रहे। जब तक समझ में आता रहेगा मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बीच में आना चाहिए। मुश्किल बात यह है कि तमाम जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उनके बाद चुनाव हुआ है, और उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को आप ये नहीं कह सकते कि ये चूंकि बट गई, ये नफरती जनता है तो एक तरफ वोट कर दिया। भाई जनता जनता होती है, और जिसको वो वोट करना चाहती है उसको वोट करती है। आपको भी दिए ना 120 विधायक जिता के, 120 विधायक जिता के दिए ना अनुराग भदौरिया। चुनाव तो कांग्रेस भी 70 साल जीती है, बिल्कुल जीती है। चुनाव तो 70 साल बिल्कुल जीती है, और 10% महंगाई की दर में अनुराग भदौरिया की पार्टी ने समर्थन भी किया है। ये कांग्रेस को गाली 10% महंगाई की दर में बाहर से समर्थन भी अनुराग भदौरिया की पार्टी ने किया है। कुछ नहीं किया, बोलिए हाँ या ना? तो ये तो अभी 10 ही साल जीते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अनुराग भदौरिया की पार्टी ने 10% महंगाई दर में भी समर्थन किया है कि वापस आ गए थे? कमाल की बात करते हैं। देश को मजबूत बना दिया। अगर कांग्रेस पार्टी से इतनी एलर्जी थी तो राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार क्यों लड़ा? क्योंकि आपने जो पहला चुनाव आप हारे वो राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अरे अपनी हैसियत ठीक है, मैं वापस लौट कर आऊंगा। विषयांतर हो रहा है, बच्चे कहां पढ़ेंगे? विषयांतर हो रहा है, मैं वापस लौट कर आऊंगा। मैं डीके दुबे साहब के पास जाता हूं। डीके दुबे साहब, क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म से, या इसको कहिए कि एक तरह से इसको प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करने से वाकई देश के विकास में बाधा आई है? और जो राजनीतिक दल केवल इस चश्मे से देखना चाहते हैं कि हमको सर्टेन विधानसभा चुनाव में, एक निश्चित विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में हमें फायदा मिल जाए, एक वोट बैंक की तरह एक बड़ा हुजूम लोगों का हमारे साथ जुड़ जाए, वो अपने लाभ के लिए आगे भी इसी तरह से गुब्बारे ऐसे छोड़ते रहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि राजनीतिक दल सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो पिन पॉइंट की तरह मिले और उससे उनका लाभ हो जाए।
ये बात भी सही है कि विकास का मॉडल पर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डेटा इकट्ठे करने पड़ते हैं और बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब विकास पर बात हो पाती है और सरकार को घेरना पड़ता है। तो बहुत आसान तरीका तो ये है कि आप इस्लाम के नाम से बात कर लीजिए, आप मुसलमान के नाम से बात कर लीजिए, लेकिन मुसलमान की एजुकेशन की व्यवस्था मत करिए। जब मदरसों की बात आए और ये कहा जाए कि मदरसों में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, गणित पढ़ाई जानी चाहिए, साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, तो फिर आप विरोध कर दीजिए, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएगा तो इनका नुकसान हो जाएगा, वो समझदार हो जाएगा, चीजों को समझने लगेगा। अगर उसको मदरसे में मैक्सिमम पढ़ाया जाए और उसको सिर्फ तालीम दी जाए उसकी दीन की, तो फिर वो इनके झांसे में आता रहेगा और सिर्फ इस्लाम के नाम से इनके लिए काम करता रहेगा। चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो जिन्होंने स्ट्रिंगिंग पॉइंट दिया था इनको, और चाहे वो कोई दूसरे लोग हों। ये राजनीति ही इस बात की करते हैं कि क्या किसी रिलीजियस प्रोपेगेंडा के नाम से इनके पास लोग खिंच सकते हैं। आप सोचकर देखो, सेकुलरिज्म, क्या मुसलमान कोई ऐसा हो सकता है जो कुरान को ना मानता हो, जो अल्लाह को ना मानता हो, जो दीन को ना मानता हो लेकिन मुसलमान हो? लेकिन हिंदू ऐसा हो सकता है जो नास्तिक हो तो भी वो हिंदू है। ये प्योर सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर मैं दीन को नहीं मानता, मैं किसी की पूजा पाठ नहीं करता, तो भी मैं भारतीय नागरिक हूं और भारत के संविधान के तहत मुझे पूरे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जिस समय ये कहा जाए कि मुझे इस्लाम के नाम से मिलना चाहिए, तो कैसा सेकुलरिज्म की चर्चा कर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सा सेकुलरिज्म कर रहे हैं। शाह वालों का जजमेंट ये कलीमुल हफीज साहब, जब सबके साथ की बात हो, जब सबको एक जैसा देखने की बात हो, तो इसमें ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, इस तरह के भेद पैदा करके क्या आपको लगता है कि आप ये कोशिश भी कर सकते हैं कि आप सबकी बराबरी पर आकर खड़े हो जाएं? जब आप किसी को बताएं कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, फिर आप उससे उम्मीद करें कि वो आपसे कहे कि हम आपके समान हैं। देखिए, पहले तो मैं दुबे जी की बात का जवाब दे दूं। इनको मालूमात नहीं है, हिंदुस्तान के हर मदरसे में अंग्रेजी और मैथ पढ़ाई जाती है, और वो जो अंग्रेजी और मैथ पढ़ाने के टीचर्स की तनख्वाह है, इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-4 साल से दी नहीं है। एक बात। दूसरी बात सिर्फ इसी बात दूसरी बात सुनिए। अब आपको सेकुलरिज्म का अगर डेफिनेशन नहीं पता तो देश को गुमराह मत करिए। सेकुलरिज्म का किसी धर्म के मानने से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि इस लोकतंत्र में तमाम मजहब बराबर हैं और इस सरकार का, इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, सिर्फ संविधान मजहब होगा। ये सेकुलरिज्म है। अब आइए तीसरे पॉइंट पे। आपको चाहिए, किसी आपको आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए, जब आपकी बारी आए तो जवाब दे देना आप। अब आइए तीसरे नंबर पर, जो सबने कहा कि श्रेष्ठ बनने की। क्या जब अभी गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था, पूरे राजस्थान की जो रेलवे पटरियां रोक दी गई थी, उससे पहले जाट आरक्षण आंदोलन चला, उससे पहले मायावती के अंडर में दलित उत्थान आरक्षण चला, ये क्या था? ये क्या सेकुलरिज्म से बाहर की बात थी? अरे ये वो बात थी कि जब वो अपने समाज को पिछड़ा पाते हैं तो वो सरकारों से ये मांग करते हैं कि आप हमारे समाज पर ध्यान दीजिए, इनके लिए पॉलिसीज बनाइए, इनकी तालीम पे, रोजगार पर ध्यान दीजिए, ताकि ये भी बढ़ सके, ये देश की प्रगति में बराबर। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि हिंदू को मुस्लिम से डराया जा रहा है और मुस्लिम को हिंदू से डराया जा रहा है। देश के 24 करोड़ मुस्लिमों को क्या समंदर में छोड़ोगे? ये बात कही है फारूक अब्दुल्ला ने, जरा सुनिए। तक लोगों को इन्हीं चक्रों में फंसाते रहोगे कि ये होगा और वो होगा। कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया। हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। ये आज से नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे? क्या चीन भेजोगे उनको? और फारूक अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों को डराया गया हिंदू से, हिंदू को डराया गया मुस्लिम से, लेकिन आखिर में अपने एजेंडे पे आ जाते हैं कि क्या 24 करोड़ मुसलमानों को समंदर में फेंकोगे? तो ये किसको डराने की बात कर रहे हैं? ये खुद ही असल में ये खुद ही वहां पे खड़े हुए हैं जहां पर इनका वोट बैंक फिसलता है, तो इनको लगता है कि नहीं, अगर ये पूरी बात कहते तो शायद ये समझ में आता कि इनकी मंशा भी कुछ अलग है। उसी लकीर पर खड़े होकर आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कलीमुल हफीज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी तरफ से अमन की बात हो, आपके मोहल्ले में खड़े होकर आप अपने कहें
कि जिस जगह मुस्लिम आबादी है वहां पर आप अमन की बात करें, हिंदू भाइयों को गले लगाने की बात करें, तो आप अपनी तकरीरों में बात करेंगे, फिर आप उम्मीद करेंगे इस मामले को लेकर कि ये दूसरी तरफ से भी अमन की बात आएगी। ये मुमकिन हो पाएगा क्या जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं? देखिए राम मोहन शर्मा साहब, हम अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं, हम ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि हम किस किस तरह से पीछे रह गए, हमारी ये तकलीफ है, हम रोजगार में पीछे हैं, हम तालीम में पीछे हैं, हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल रहा है। यानी हम अगर अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि हम कोई शायद फिरकापरस्ती की बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब हमें तकलीफ है तो हम तकलीफ की बात एनालिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, हम एनालिसिस की बात नहीं, किसी चीज का कारण कुछ तो रहा होगा। हमने ये कहा कि जिस तरह से जाटों ने, राजपूतों ने अपना राजनीतिक नेतृत्व मजबूत किया, मुसलमानों तुम भी मजबूत करो। तो हम तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं कि अगर भारत को प्रगतिशील होना है, भारत को विश्वगुरु बनना है, तो भारत का एक 20% या 15% तबका कमजोर रह जाएगा तो भारत कैसे प्रगतिशील होगा, कैसे वो मजबूत बनेगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा? इसलिए आप हमारी तकलीफ को हमारी तकलीफ की तरह आप उसको हमदर्दी से देखिए, आप उसे नफरत से क्यों देखिए? मैं जफर इस्लाम साहब के पास चल रहा हूं। जफर इस्लाम जो कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि हिंदू को मुस्लिम से डराना, मुस्लिम को हिंदू से डराना, मैं आ रहा हूं आपके पास। नकवी साहब आपके पास आ रहा हूं, पहले एक टिप्पणी में ले लूं जफर इस्लाम जी की। जफर इस्लाम जी क्या कहेंगे फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर? क्या है कि फारूक अब्दुल्ला साहब इसी देश के सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, सभी पार्टियों के साथ उन्होंने राजपाट में हिस्सा लिया है और इतनी उम्र तक सिर्फ मलाई खाया है। आज थोड़ा क्या हो गया कि कश्मीर में 370 हत्या के बाद वहाँ की जनता को वो मलाई मिलने लगी। अब आम नागरिक को जो जाके आप पूछे तो भाई तुम्हें ये आता है? हाँ आता है। कल तक वो बेचारे महरूम थे इस बात से, जानने से भी कि कुछ और भी सरकार के से कोई सहायता मिलती है। अब सरकारी निज़ाम से जो सहायता मिलती है वो खा जाते थे वो लोग। आप देखिए कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते थे लोग। आप ज़रा उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, किसी के अमेरिका में पहले से, किसी का वहाँ है, कहाँ है, यूरोप में है, लंदन में है। अब ये सारी चीज़ें बंद होती जा रही हैं। क्यों? ये पैसा जो डाइवर्ट होता था, निकाल लेते थे, कोई पूछने वाला नहीं। अब वो आम नागरिक को पूछ के सब पैसा उनके पास जाता है। अब इसकी जो लेखा जोखा जो पहले नहीं होता था, उसका हिसाब किताब देना पड़ता है सरकारों को। वो सारी चीज़ें जो थी ख़त्म हो गई, तो रोना धोना तो हो गई भाई, उसमें क्या है। वहाँ की जनता समझ रही, हमें आप समझे ना समझे, वहाँ की जनता से पूछिए। मैं तो 2 महीने रह के आया हूँ वहाँ पर, और जनता से मैंने सवाल करता था। मैं हर बार, हर जलसा बोलते हुए हर जलसे में सवाल करता था मैं कि भाई आप बताइए क्या आपको सरकार की जो पॉलिसी है उससे जो वेलफेयर स्कीम है उसका फायदा होता है? लोग इधर उधर थोड़ा डरते हैं इनसे। अब लेकिन जैसे जैसे डर भय खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके ऐसे कैसे हाथ उठाते, एक उठाया, 2 उठाया, फिर आप देखिए पूरे जलसे में लोग, ज्यादातर लोगों को जो है उसका बेनिफिट्स मिला। तो जमीन पे हालात चेंज हो गए। इनकी मजबूरी ये है और कोई और बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं नकवी साहब के पास जा रहा हूं, वो भी कोई बात ऐड करना चाह रहे थे। दिल्ली की तरफ से सैफ अली नकवी साहब बोलिए। देखिए, जहां तक कौमी एकजहदी और इंसानियत और मोहब्बत की बात होगी तो हमें बात करना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती की। हमें बात करना चाहिए सुभाष चंद्र बोस और ज़ैनुल आबिदीन साहब की दोस्ती की। हमें बात करना चाहिए मौलाना आजाद और महात्मा गांधी की। हमें बात करना चाहिए फ्रंटियर गांधी की, चाहे बाबू रामचरण दास और मौलवी अमीर अली। कोई भी लीडर अगर हिंदू मुस्लिम की बात चुनाव से 1 साल पहले छीटाकशी करेगा, उसको मैं यही कहूँगा कि अपने हम को लेकर और कहीं न जाया जाए, अपने घर में बिगड़ी हुई चीजों को अब संवारा जाए। तो मैं आईना दिखाना चाहता हूँ AIMM के प्रवक्ता और BJP के प्रवक्ताओं को कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, और अगर इस मुल्क की कौमी एकजहदी और एकता और अखंडता को कायम रखना है तो अपनी सियासी रोटियां सेकना ये दोनों पार्टी बंद करे, और आने वाले वक्त, आने वाले इलेक्शन न सिर्फ भारतवर्ष के लिए जरूरी है, जो सबसे बड़े राक्षस हैं जैसे कि हमारे समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर गौर करिए। और हम लोग सब मिलके भाजपा को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी की एक लीडरशिप के अंदर में, और भाजपा के पतन की परिकाष्ठा शुरू हो गई है। ये आने वाला समय और आने वाला चुनाव जरूर बताएगा।
आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी भी तो करने की कोशिश कर रही है ना। कांग्रेस पार्टी को भी तो वो वाला नैरेटिव सूट करता है। राहुल गांधी की पूरी यात्रा में आप यही बात तो कहते रहे कि डराया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, धमकाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। पूरी यात्रा में जब ये नैरेटिव गढ़ेंगे फिर प्यार की बात कहां से होगी? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने हमेशा दबे कुचले और जो भी जिसके ऊपर भी जुल्म किया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उसकी आवाज बनने का काम किया है। और भाजपा के जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, उन कमरों में ये आवाजें नहीं जाती। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस बात की गवाह है कि भाजपा डरी हुई है। ये डरे हुए लोगों की पार्टी है। और मैं ये बता दूं, ये नीतिगत कुशासन भाजपा को बंद करना पड़ेगा। देश के वायुमंडल में अब भाजपा ने, चलिए आप एक बार डरा सकते हैं सीए एनआरसी लाके, आप एक बार डरा सकते हैं जामिया के में पुलिस भेज के मासूमों को आप डंडे मार के, तो ओवैसी साहब भाजपा की तरफ आवाज नहीं उठाएंगे। पर ओवैसी साहब की जो सियासत है वो भाजपा को सूट करती है और भाजपा की सियासत जो है ओवैसी साहब को उनकी रोटियां सेकने में सूट करती है। पर जनता ने अब ओवैसी साहब को और भाजपा को साफ करने का मन बना चुके हैं। ये आने वाले चुनाव में जरूर देखें। ठीक है, कलीमुल हफीज जी। नहीं, कांग्रेस बेहतर होता कि जो हमने सवाल उठाए हैं, जो आज राजस्थान में मुसलमानों का बुरा हाल है और हर एतबार से उनका एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका जो सामाजिक स्तर है, उस पर कोई पॉलिसी लाती तो अच्छा था। और दूसरी बात ये, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी तफरके की बात नहीं करते, वो सिर्फ मुसलमानों की बदहाली का रोना रोते हैं या बताते हैं या आपको आईना दिखाते हैं। अब जाहिर बात है, आप जब वोट लेते हो मुस्लिम्स का, तो आप उनके लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च करोगे, कुछ बताओगे कि आपके लिए हम ये काम करने वाले हैं, हम इस तरीके से आपके पिछड़ापन दूर करेंगे, बजाय इसके कि आप किसी को बी और सी और डी टीम बताने लगते हो। सच्चाई ये है कि आप बात कैसे चलेगी भाई? चाहे बीजेपी का शासन वाला राज्य हो, चाहे कांग्रेस का शासन वाला राज्य हो, जो योजना लागू होगी वो सबके लिए होगी। आप एक तरफ क्यों चाहते हैं कि नहीं सारी योजना यहां दे दो, हम समय दे दो? हम एक तरफा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि भेदभाव क्यों हो रहा है मुसलमानों के साथ। जब आप कन्हैया लाल को 24 घंटे में मुआवजा दे सकते हैं, तो आखिर जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने क्या गुनाह किया है? उन तक पहुंचने में आपको 15 दिन क्यों लगे? ये तो एक केस या दो केस, एक केस आप नहीं मांग कर सकते हैं। नहीं, अगर ऐसे केस क्या दिन भर घटते हैं क्या? कन्हैया लाल की हत्या क्या रोज हो रही है? आप मुझे बताइए। जुनैद की हत्या नहीं, मैं बताता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलर केस पे आपका विरोध हो सकता है और सरकार से मांग की जा सकती है, लेकिन इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर हमें सारा ये चाहिए, ये बढ़ा दीजिए? भाई, एक स्कूल में जब मुस्लिम बच्चा जाए पढ़ने या हिंदू बच्चा जाए, उसमें भेद कैसे टीचर कर सकता है? बराबर पढ़ाएगा ना। जिस राज्य में मॉब लिंचिंग के नाम पर पहलू खान को मार दिया, उसके खिलाफ सरकार का इतना ढीला रवैया कि वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। एक उस राज्य में बीजेपी का एमएलए कहता है बाकायदा कि मैंने मरवाया, मैंने शरण दी, और उसके खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई तक नहीं करती। एक उसी राज्य सरकार में हाई कोर्ट को बजरंग विश्व हिंदू परिषद वाले हाईजैक कर लेते हैं अफरोजल की पब्लिसिटी के मामले में, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। उसी राज्य में जिंदा जला के मार दिया जाता है। और आप क्या कह रहे हैं कि ये भी हिंदू वोट बैंक चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर आप जब कन्हैया लाल की हैं 24 घंटे में पहुंच सकते हो, तो आखिर नासिर और जुनैद के क्यों नहीं पहुंचे? क्यों आखिर उनकी मांग, उनके इंसाफ की मांग करने वालों के खिलाफ ही आपने मुकदमे लिख दिए? क्यों इतनी देर से आपने छोटा सा मुआवजा की बात की, उतनी देर से क्यों की? क्या आखिर इनमें कमी है? क्या इनके वोट में वजन नहीं है? क्या ये आपको वोट नहीं देते? इनको वोट देते तब भी आप इनके साथ खड़े नहीं? बताइए, एक पॉइंट मेरे पास भी है, मैं आऊंगा उस पर। नकवी साहब जरा जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक ये बात करते हैं कि नासिर और जुनैद की 24 घंटे के अंदर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब गए और पूरी रिपोर्ट उन्हीं ने मुख्यमंत्री 4 दिन बाद गए हो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, टीवी में झूठ बोल रहे हैं। और वो बैरिस्टर साहब के जाने के भी 2 दिन बाद गए। आप गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, और जहां तक बात है इंसाफ की, इंसाफ वहां पे जरूर मिलेगा। जो घंटों की बात है, जो मिनट की बात है, बैरिस्टर साहब कितनी बार संसद के अंदर जो है वो कोई कानून लेके आए हैं? बैरिस्टर साहब कितनी बार, चाहे वो जो अल्पसंख्यक विभाग के अंदर जो भाजपा ने बजट कम किया, कितनी बार आवाज उठाई है?
मुस्लिम इश्यूज पे बैरिस्टर साहब ही बोलते हैं पार्लियामेंट में। आपकी पार्टी के जो मुस्लिम मिनिस्टर है उनके पेट में दर्द होता है या कहीं दूसरे चले जाते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे सीएनआरसी हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, जितने भी मुस्लिम इश्यूज हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज ही करती है और वो भी सरकार के खिलाफ। आपके जितने मंत्री हैं या आपके जितने एमपी हैं उनके बोलने की भी हिम्मत नहीं है, ना आपकी पार्टी उनको इजाजत देती है बोलने की। बोलने पे आप हर जगह जाके 2 सीट जीतने की हैसियत नहीं आपकी पार्टी की। आपकी पार्टी हैसियत आपकी क्या है? आप अपने आप देखिए ना, 135 साल की बूढ़ी पार्टी कहां पे आके सिमट गई है, तो आपको अपने ग्रामीण में झांकना है। आप दूसरों की हैसियत बाद में बताना, पहले तो आपको अपने बारे में तय करना है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग नाउ। कुर्सी खिसक रही है। मैं इस दावे से कह सकता हूं कि जिस तरीके से बैरिस्टर साहब बोलते हैं, कांग्रेस की हो चाहे सेकुलर ताकतों की जितनी पार्टी हो, अगर कोई आवाज उठा दे तो एफआईआर हो जाती है। पर बैरिस्टर साहब के नुमाइंदे बाकी बातें आपकी समझ में आती हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर हो जाए। भाई राजस्थान में जाके बोल रहे हैं ना, नकवी साहब की पार्टी की पुलिस को किसी ने रोका है क्या? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए एफआईआर, या आप भी मिले हुए हैं? और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से काम नहीं चलेगा। जमीन के ऊपर जिस तरीके से राजस्थान में काम हो रहा है अल्पसंख्यक विभाग में, चाहे मेवात रीजन में, वो काम तारीखी काम है, उसको एआईएमएम नहीं देखेगा। उनको सिर्फ प्रतिशोध की भावना से काम करना है और राजनीतिक रोटियां सेकना। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी को एक मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं वापस। अनुराग भदौरिया, ये जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे आप जितना भी बचने की कोशिश करें, सामना तो आपका भी चुनाव में हो ही जाएगा। आप कितना भी ये पिच से बाहर जाने की कोशिश करें कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन सामना होगा और जवाब भी आपको ढूंढ के रखने पड़ेंगे। नहीं, हमारे समाजवादी लोग काम में विश्वास रखते हैं ना जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह बोलते थोड़ी हैं, ये तो खाली बोलने का काम करते हैं। इन्हें तो बोलना है ना, इसको उससे लड़ाना, उसको इसके लड़ाना, इससे उससे लड़ाना। मैंने आपको यही तो बोला, यही तो काम है इनका। हम समाजवादी लोग काम पे विश्वास रखते हैं। हम समाजवादी लोग जनता को कैसे भला पहुंचे, जनता का कैसे भला हो, जनता अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, उसके लिए काम करते हैं ना। ये क्या काम करते हैं? इन्हें जनता की तो बात ही नहीं करनी। देखा एक बार भी इन्होंने बात की, मैंने महंगाई पे बोला नहीं बोले, बेरोजगारी पे बोला नहीं बोले, तो सभी जात धर्म आते हैं ना उसमें। हमने बोला हम अर्थव्यवस्था मजबूत हो, नहीं बोले। हमने इनसे बोला किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी, नहीं बोले। हमने इनसे पूछा युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, नहीं बोले। महिला समस्या पे नहीं बोले, बोलेंगे ही नहीं। ये चूंकि को बोलना ही जफर इस्लाम जी, इसका जवाब दीजिए। ये असली मुद्दों पे भागते हैं, असली मुद्दों से। ये असली मुद्दों से भागने की बात करते हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देते। चुनाव में अनुराग भदौरिया इस बात को आप चिल्लाने लगते कबूल कीजिए, आप इस बात को तो कम से कम कबूल कीजिए कि चुनावी मैदान में आपको ये मुद्दे भी झेलने पड़ेंगे जो इस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये भी झेलने पड़ेंगे चुनावी मैदान। सुनिए एक मिनट जरा, मैं ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए जो आपने सवाल उठाया था। महंगाई ठीक मुद्दा सिर्फ एक ही होता है, अब देखिए, अगर सुनने की क्षमता है इनमें, अब बेचैन हो रहे हैं, बेचैन समस्या। बिल्कुल आप हेल्थ व्यवस्था ठीक करेंगे, ठीक है, उसमें जवाब तो लीजिए, मजबूत होगा। वही बात करते रहे, रिपीट कर रहे हैं, करेंगे, रिपीट कर नहीं सुनेंगे जवाब, इसलिए कि जवाब से एक्सपोज हो जाएंगे। रिपीट कर रहे हैं, कैसे बढ़ेगा? ठीक है, पॉइंट आगे आपका जवाब ले लीजिए, समय सीमित है, ये इनको डर लगता है जवाब सुनने में। ठीक है, जफर इस्लाम जी जल्दी। देखिए, हकीकत यह है कि देश की जनता आज जितना अपने आप को मजबूत महसूस करती है, इतिहास भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इतना मजबूत कभी नहीं महसूस की। उसकी वजह है कि हमने नस्तनाबूद कर दिया वो जड़ से जो लोगों को कमजोर करने वाली चीजें, जो परिवारवाद, हमने उसको नस्तनाबूद कर दिया। हमने तुष्टीकरण, उसको नस्तनाबूद कर दिया। अब ऐसे लोग जिनके बारे में बताएं ये परिवार को खुश करना चाहते हैं, जनता के बारे में कोई चिंता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस चर्चा में आप हमारे साथ शरीक हुए। बड़ी बात यही है कि सबको देखना पड़ेगा कि काम कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो आप देखें उसी के आधार पर निर्णय लें। नेताओं के भाषणों के आधार पर अगर आप निर्णय लेंगे तो अब तक आपका नुकसान हुआ है, आगे भी नुकसान ही होगा। जमीन पे देखें किसने क्या किया है, इसके आधार पर आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ईडी ने पूछताछ के दौरान के कविता का फोन मंगाया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ चल रही है और ईडी ने पूछताछ के दौरान कविता का फोन मंगाया है, क्योंकि के कविता अपना फोन घर पर ही छोड़कर गई थी।
के कविता की सिक्योरिटी घर से फोन लेकर आई है और के कविता ने तकरीबन 10 फोन बदले। ईडी के सोर्सेस के हवाले से यह खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये, क्योंकि मनीष सिसोदिया से भी जब पूछताछ हुई थी तब भी ये सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने भी कई फोन बदले। इससे पहले भी जो आरोपी रहे हैं उनसे जो पूछताछ हुई उनमें भी पता चला कि कई फोन बदले। और के कविता से जुड़ी हुई खबर यह है कि उन्होंने भी तकरीबन 10 फोन बदले हैं। जी न्यूज़।